चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ लिया था कि क्या होता है। आज हम उसकी लिमिटेशंस से स्टार्ट करेंगे। तो लिमिटेशंस में देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रमोट एक्शन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, कोई भी एसोसिएशन है या फिर इवन कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना है, सभी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। हमने जब सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट पढ़ी थी तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने वहाँ भी पढ़ी थी। तो वहाँ पर भी क्या था कि अगर हमने सॉल्व पार्टनरशिप पढ़ा था तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। मीन्स कुछ लिमिट तक ही हम उस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेम एज इट इज जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, क्यों वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पर ये वर्क नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रमोट एक्शन। यहाँ पे एक्शन की कमी होती है कि हम प्रमोट होकर बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं एक्शन? बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम नहीं होती है, हमारे पास पावर्स नहीं होती है डिसीजन लेने की, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। जो सीईओ वहाँ पे बनाए गए हैं, जो सेक्रेटरी वहाँ पर रखे गए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, उनके पास कोई राइट ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी राइट और द पावर टू टेक द डिसीजन। सो हाउ दे विल मैनेज देयर बिजनेस? वो क्या रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मिनिस्टर्स पर डिपेंड रहते हैं या गवर्नमेंट पर डिपेंड है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहेंगी, वो ऐसा कहेंगी, वो इस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, बहुत सारी जो दूसरे लोग हैं, पब्लिक के बारे में सोचने में, प्रेस वालों के बारे में सोचने में, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब के बारे में सोचने में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ग्रोथ नहीं कर पाती है अच्छे से। इसलिए अब गवर्नमेंट ने सोचा है ड्यू टू द आफ्टर द कोरोना कि हम जो रेलवे हमारी फुल्ली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसको उन्होंने कुछ पार्ट उसका प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में सोचा है। तो मे बी ऐसा बेटा कुछ सालों में पॉसिबल हो भी जाए, लेकिन यहाँ पे जो है एक्शन की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बहुत कम हो पाते हैं। मीन्स अगर आपने कोई डिसीजन एक बार ले लिया है, उस डिसीजन में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो डिसीजन वहाँ पे बहुत कम पॉसिबल हो पाते हैं। वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। आप अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे हम बिजनेस में अपने चेंजेस हमें करने होते हैं, हम वो चेंजेस वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसमें एक लाइन बुक से हम देखते हैं, there is a lack of flexibility due to strict government rules, where it is essential for the successful operation and undertaking। किसी भी अंडरटेकिंग के, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, मीन्स अगर हम उसको बहुत सक्सेस बनाना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुली हम वहाँ पर एक्टिविटीज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो। मीन्स जैसे अगर मार्केट में कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो रहा है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करें थोड़े से, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, जिसकी वजह से हम चेंजेस कर ही नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं ऐसा ही होगा, हम किसी के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, फिक्स है सबके लिए। तो वहाँ पर जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते। और एक ड्रॉबैक की तरह ये हमारे सामने आता है कि हम इसमें बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी अंडरटेकिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल के लिए जरूरी है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर होना जरूरी है, कि वहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंजेस कर पाए। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं एक बच्चे को ऐड कर लेती हूँ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ इंसेंटिव। थर्ड,
यहाँ पर क्या है बेटा, इंसेंटिव की भी कमी होती है। इंसेंटिव क्या चीज होते हैं? इंसेंटिव में हमें बदले में मिलने वाली बेनिफिट। जैसे सपोज करो मेरा खुद का बिजनेस है फॉर प्रोप्राइटरशिप, तो मैं जितना वहां पे हार्ड वर्क करूंगी, जितनी मेहनत करूंगी वहां पे, तो सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, मेरा प्रॉफिट, और वो मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये जो प्रॉफिट है वो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं जितना अच्छा बिजनेस करूंगी, जितने अच्छे से वर्क परफॉर्म करूंगी, एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करूंगी, उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मुझे मिलेगा, मेरे अकाउंट में आएगा। तो वो मेरा मोटिवेशन था। वो प्रॉफिट मुझे मोटिवेट करता है ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, जो आपका जो प्रॉफिट है सारा, वो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के अकाउंट में। काम कौन कर रहे हैं? सीईओ और जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं वो काम कर रहे हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है। प्रॉफिट सारा गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो वो लोग ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात आती है कि हम ज्यादा हार्डवर्क क्यों करें, हमें तो हमारे काम की सैलरी मिल रही है, जैसा चल रहा है चलने दो। हम क्यों कोई बिल पास करें, कोई क्यों नया बिल बनाए और क्यों वहां पर गवर्नमेंट के पास भेजें, पार्लियामेंट में उसे पास कराएं, बिना मतलब क्यों हेडेक लें? तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, बिकॉज ऑफ उन्हें प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पाता है अच्छा वर्क करने का। इंसेंटिव की कमी है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ नहीं कर पाती है। सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है यहाँ पर, और इंसेंटिव भी उनको प्रॉपर नहीं मिलता है जितना कि वो लोग अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमें इंसेंटिव मिलते हैं, उतना इंसेंटिव हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं बेटा, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। 4th, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, जहाँ पे कंपटीशन होता है ना, वहां पर क्या होता है, हम लोग और अच्छे से काम करना चाहते हैं जहाँ पर कंपटीशन होता है। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में किसी बच्चे के 100 में से 99 मार्क्स आए हैं, 89 आए हैं, 92 आए हैं, 93 आए हैं, तो हम लोग को फील होता है कि मेरे मार्क्स इतने क्यों नहीं आए। कंपटीशन में हम लोग ज्यादा मेहनत करने की सोचते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं भी इतने मार्क्स लेकर आऊंगी, सोचते हैं ना कंपटीशन में। तो सेम ऐसे ही बिजनेसमैन में भी ऐसा ही होता है, जितने भी बिजनेसेस होते हैं तो वहां पर भी जहाँ कंपटीशन होता है, कंपटीशन में बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करते हैं और कस्टमर को उतना ही बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आपका, देखा जाए तो कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन पोस्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे का एक ही मिनिस्ट्री है। एक ही मिनिस्ट्री के अंदर अगर उसके अंदर 2 पार्ट होते ना तो उसका कॉम्पिटिटर कोई होता। इंडियन पोस्ट में अगर उसके 2 पार्ट होते तो उसका कोई कॉम्पिटिटर होता। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ही ऑल ओवर इंडिया एक ही ऑर्गेनाइजेशन चलाई हुई है रेलवे, उसको केवल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और आपका 4th पार्ट। इस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। इंडियन पोस्ट ऑल ओवर इंडिया एक ही है, उसको भी इन्होंने इस तरीके से डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर क्या मोनोपोली चलती है, ये लोग अपने ही प्राइस डिसाइड कर पाते हैं और कंपटीशन वाली फीलिंग यहाँ पर आती ही नहीं है। ड्यू टू दिस यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ग्रोथ बहुत कम हो पाती है। इनकी ग्रोथ हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। ग्रोथ जब ही होगी जब एक बिजनेसमैन ये सोचेगा कि मैंने अपना जो गुड्स है वो 10 रुपीज कम करके कस्टमर को सेल किया है, दूसरा सोचेगा कि मैं जो है और 15 रुपए कम करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, मेरी सेल ज्यादा हो उसकी सेल ज्यादा हो, मैंने 10% ऑफ कर दिया उसने 15% ऑफ कर दिया। तो 2 कॉम्पिटिटर आपस में क्या कर रहे हैं, 2 बिजनेसमैन कंपटीशन कर रहे हैं जिससे उनकी सेल इंक्रीज हो रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो जब वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी सेलिंग भी तो इंक्रीज हो रही है बेटा, उनका प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, ग्रो करती है। यहाँ पर कंपटीशन वाली फीलिंग ही नहीं आती है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। ऊपर लिख रही हूँ बेटा मैं, नीचे गिरेगा।
पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। इससे क्या होता है, थोड़ा सा टैक्स का बर्डन इंक्रीज होता है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट जो है अंडरटेकिंग चला रही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, टैक्स बर्डन कैसे इंक्रीज हो रहा है इससे? देखिए, गवर्नमेंट की इनकम तो है ही साइड बाय साइड, उसके एक्सपेंसेस, उसकी इनकम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी क्या गवर्नमेंट इतनी इनकम यहाँ से अर्न कर पाती है जितना कि उसने सपोज किया उसके सारे एक्सपेंसेस निकल जाएं? कभी कभी ऐसा भी होता है, इन अंडरटेकिंग को चलाने से गवर्नमेंट को नुकसान होता है। हमेशा गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान भी होता है। ठीक है, आप पैसेंजर ट्रेन देखेंगे बेटा, कितने लोग उसमें टिकट लेके जाते हैं? टीटी जो होते हैं, टिकट कलेक्टर, वो कितने टिकट चेक करते हैं? जो हमारी स्लीपर ट्रेन है, एसी ट्रेन है, वहाँ तो रेगुलर टिकट चेकिंग होती है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, उनको कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेन होती हैं वो किसके लिए चला रहे हैं? पब्लिक सर्विस के लिए चला रहे हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, उस ट्रेन को चला रहे हैं, अपना बिजनेस आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, उसको बंद नहीं करते। कभी कभी इनको उसमें लॉस भी होता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो लॉस में होने के बाद भी उसको चलाते रहते हैं ड्यू टू पब्लिक वेलफेयर, बिकॉज ऑफ इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? सर्विस मोटिव है। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बेटा, जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, गढ़ रोड पे जाएंगे, अपने हापुड़ की बात करें या कोठी गेट पे जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के या हमें डॉक्टर को दिखाने के कितने रुपीज लगते हैं? 1 रुपीज की पर्ची बनती है सिर्फ, और उस 1 रुपीज में हमें डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी मिलता है, सजेशन भी मिलती है, प्लस मेडिसिन भी वही लोग दे देते हैं अगर उनके पास अवेलेबल होती है तो। ठीक है, ये तो रही वहाँ की बात। अब सोचिए 1 रुपये, और डॉक्टर की सैलरी कितनी होगी वहाँ पे? जो अदर एक्सपेंसेस है वो अलग है। डॉक्टर की सैलरी, एक ही डॉक्टर की सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है, 1 लाख, 1.5 लाख, इस तरीके से उनकी सैलरीज होती है। वो गवर्नमेंट कहाँ से देती है? अपने पास से ही देती है ऑब्वियसली। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाती है, और गवर्नमेंट का उससे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी नहीं निकल पाते। अब गवर्नमेंट को वो खर्चे तो निकालने हैं, कहाँ से निकालेगी गवर्नमेंट? उसके लिए उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? हमारे टैक्स रेट पर पड़ता है। जितने भी हम टैक्सेस फिल करते हैं, ये टैक्सेस पे जो इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज और डिक्रीज का, यहीं से पड़ता है। तो जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन पर थोड़ा सा टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारे इस बार प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। 1%, 2% इंक्रीज करने से उन्हें करोड़ों का बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो टैक्स बर्डन गवर्नमेंट पब्लिक को देती है वो इसी वजह से देती है, और टैक्स वही लोग पे कर पाएंगे जो सफिशिएंट है अपने आप में, जो कैपेबल पर्सन है, जो अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, वही लोग टैक्स दे पाएंगे। लेकिन बड़े जो अच्छे बड़े और कैपेबल लोग हैं, उनसे मनी लेकर गवर्नमेंट किसको हेल्प कर रही है? जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको हेल्प कर रही है सर्विसेज देने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, पॉइंट नंबर 6, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये वाला पॉइंट तो हमने मीनिंग में भी कल देख लिया था। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर यहाँ पर रहता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। हम कोई भी डिसीजन लेकर उसको पास कराने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं, तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा, रेड टेपिज्म। ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमने कल इसको डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 7, रेड टेपिज्म। आप ही सोचेंगे कैसा वर्ड है रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म मीन्स ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है यहाँ पर ना पेपर वर्क बहुत ज्यादा है बेटा। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर वर्क, जिससे आपको याद रहे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पेपर वर्क है। वैसे हमारी जो इंडिया है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। हम जो मोदी जी हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं आगे की वो डिजिटल इंडिया फुलफिल बन जाए, पूरे तरीके से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पर इतना पेपर वर्क चलता है, सभी वर्क मैनुअली होते हैं, और इतनी ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं कि वो सब जो है फॉर्म रखे ही रहते हैं।
हर चीज़ के लिए हमें बहुत लंबे लंबे फॉर्म वहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। तो पेपर वर्क की वजह से भी यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की लिमिटेशंस इसमें आ जाती है, ये लिमिटेशन में ये पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अदर किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतना पेपर वर्क नहीं होता जितना कि यहाँ पर होता है, राइट। ये कुछ लिमिटेशंस थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।